नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़ी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपको संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है और इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके आधार पर वह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकार या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट का नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता विद्यासागर जी। आप रिट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका रिट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। हमारा आज का सवाल है, रिट से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे आज ले सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता विद्यासागर जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। विद्यासागर जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर रिट होती क्या है, संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है, रिट का महत्व क्या है, कैसे ये हमारे हकों की रक्षा करता है? Yes, madam. जी। We have got three Constitution of India, which is enacted for like equality, right to life, right to live dignity. All these fundamental rights are given in Part 3 of the Constitution of India. It is not enough only in the Constitution of India. You require somebody to enforce rights. Simply ऐसा कानून में लिखा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्स करने का जी, इसलिए हाई कोर्ट है। ये राइट्स को एनफोर्स के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम एनफोर्स कर ले जी। द सेम वे हाई कोर्ट पर्स भी है अंडर 6 of the Constitution of India. So if these fundamental rights are violated by the state, then anybody can approach mostly to the High Court and very rarely to the Supreme Court. जी, ये है। जी जी। तो विद्यासागर जी, रिट याचिका दायर कैसे की जाती है? If suppose for example you are not treated like equal to the law, कानून के सामने सब एक है, आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिला, दूसरे लोग को ट्रीटमेंट अच्छा मिला, फिर आप एक बना के अंडर 226 अब हाई कोर्ट में डाल सकते जी जी। सपोज इन सर्विस मैटर्स मोस्टली some kind of discrimination will be there. Then you can approach the tribunal. After that, we come to the jurisdiction. That is or if any of fundamental rights are violated, अब सुप्रीम हाई कोर्ट में अप्रोच जी जी। विद्यासागर जी, रिट याचिका दायर की जाती है आपने बताया, वहीं जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करती है, किस तरह के अधिकारों की रक्षा की जाती है? जितना आपको राइट वायलेट होगा वो एग्जामिन करेगा जी, और फिर वो नोटिस करके एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट टू स्पीच, freedom of speech is there, can do freedom of business,
Certain rights are there. With the very basic and fundamental, many of the people are not aware is that all the fundamental rights you can exercise without infringing the rights of others. जी. Suppose freedom of speech है, इसका मतलब तो आप किसी को भी गाली नहीं दे सकता है ना. जी, दूसरे आदमी को भी फंडामेंटल राइट. जी, जाहिर तौर पर विद्यासागर जी. राइट. जी जी, कहिए. Without affecting the others' fundamental rights, you can always exercise. This is simple basic rule. जी जी. तो अब कितने प्रकार की रिट होती है, कितनी तरह की होती है रिट? 5 तरफ रिट्स है. एक हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस मतलब नॉर्मली वी यूज दिस जुरिडिक्शन. कभी कोई पुलिस आदमी किसी को उठा के देख गया एंड नॉर्मल विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट. जी. उन लोगों के पास पावर्स होते हैं. दे डोंट शो प्रॉपर दैट वी हैव टू टाइम पर ऐसा 30 मिनट तो दिखा नहीं. 24 घंटे से आगे भी रख सकता है. जी. फिर हम लोग हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन करता है. कोर्ट ने डायरेक्शन दे देगा, ऐसा आदमी को उठा के लिख के गया, आप उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करो. वो हेबियस कॉर्पस. जी जी. ये दूसरे रिट है एंटमस. ये दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड, मोस्ट इफेक्टिवली यूजफुल टू द पब्लिक ऑल्सो. जी जी. कोई वायलेशन हो गया फंडामेंटल, दिस मैंडेमस मीन्स डायरेक्शन टू द स्टेट अथॉरिटीज. जी. इसके बाद सेर्शियर और प्रोहिबिशन है. These are all mainly to call for cards from the lower courts, then to correct any illegality in the higher jurisdiction. I mean, these are all broad principles. That's all. Another writ है warrant. Suppose there is a controller and auditor general है, election office है, so election commissioner है, so many public offices. जी जी. If the government appoints anybody, इसको अपॉइंट कर देगा विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन. जी जी. फिर आप ये रिट को वारंट कर सकता है. वो क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा क्या है. जी विद्यासागर जी, ये तमाम तरह की रिट है जो आप अभी बता रहे हैं. विद्यासागर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम रिट्स के बारे में आपने जानकारी दी यहाँ पर, इन्हें कब कब इस्तेमाल किया जाता है ये बताइए. कब कब मतलब जारिया. जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे आपने प्रोहिबिशन के बारे में, निषेधाज्ञा के बारे में जानकारी दी, इसे कब इस्तेमाल किया जाता है. जैसे उत्प्रेषण के बारे में आपने बताया, इसे कब इस्तेमाल किया जाता है. मैंडेमस के बारे में भी आपने बताया था, तो वो कब इस्तेमाल किया जाता है इन सब. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना. जी. If suppose government appoints any election commissioner. जी जी. Without any qualification or proper qualification. Suppose there is a qualification to be an election commissioner, उसकी एज होता है. तो एज इज सपोज 65. ये गवर्नमेंट अबव 65 आदमी को अपॉइंट किया, को वारंट डाल देगा, देखेगा कंडीशंस क्या है कि इस पोस्ट को फिलअप करने का. जी. फिर वो अबव कंडीशन वायलेट होते रहते हो तो वो वारंटों से कैश करेगा. जी जी. तो रिट किसके खिलाफ जारी कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड जारिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेरी रिलेवेंट है. जी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी. आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो रिट होती है सर, वो रिट्स होता है ओनली अगेंस्ट स्टेट. जी जी, किसके खिलाफ जारी कर सकते हैं? सिर्फ स्टेट के खिलाफ जारी कर सकता है. प्राइवेट आदमी का खिलाफ जारी नहीं कर सकता. जी जी जी. ये मोस्ट ऑफ द सिटीजन की पता नहीं, एडवोकेट्स की पता नहीं है. प्राइवेट आदमी कभी कभी जोड़ लेता है गवर्नमेंट के साथ, वो पूछ लेता है, बट रिट कैन बी मेंटेनेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. जी जी. क्या कोई विदेशी. और एक बात. जी जी बताइए. मैं खुद बता रहा हूँ. जी जी कहिए. आप
दूसरा ये सब बुक मिल जाएगा, हम्म किताब में मिल जाएगा, लेकिन जो किताब में नहीं मिलता है वो आपको बता रहा हूँ। हम्म द जनरल प्रिंसिपल ये है, हम्म हमारा को कानून बहुत है, लेकिन जो आदमी कानून को कंट्रोल कर, लाइक है, लाइक if they can understand then we will have a good result. जी So sometimes however the constitution or the laws may be bad, मतलब कानून ठीक तरफ नहीं बनाया, जी जज अच्छा आदमी होता है तो ठीक अच्छा मिलेगा। जी ये कानून से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है आजकल, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये जज की अंडरस्टैंडिंग है, माइंड है, इसी से आपको रिलीफ मिल रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किताब में। जी जी और दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये हाई कोर्ट जजेस है, एडवोकेट्स डायरेक्टली एलिवेट हाई कोर्ट, एंड सम कोटा, कुछ कोटा है लोअर जुडिशरी से प्रमोशन जाता है। ये जो प्रमोशन से आ जाता है, लोग रिट जुडिशन की जो प्रिंसिपल्स है बहुत कंफ्यूज हो रहा है वो लोग, उनको जरूरत नहीं है 20 साल 15 साल वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ लेता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनाया, जो लोअर जुडिशरी बनाया, उसी में की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग बहुत कम एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत कम एक्सरसाइज कर रहा है, उनको पता नहीं भूल गया होगा वो रिट क्या होता है, कौन रिट्स है। लोअर जुडिशरी में जरूरत नहीं पड़ती, 15-20 साल बैठा हुआ, ऑल ऑफ सडन इधर प्रमोशन में आए, उनको कुछ पता नहीं रहा है रिट क्या है, ये प्रेयर सब होता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कर रहा है, वो लोग अच्छा होते हैं। जैसा भी हो, अम्बेडकर भी ये बताया जी जी, और असेंबली डिबेट्स में ये है, कंट्रोल करने का आदमी अच्छा होता है, अच्छा तीर्थ मिलेगा बस। जी ये दो चीज है इम्पोर्टेंट चीज। जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसा होता है वो कितना भी आप पढ़ेंगे वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। विद्यासागर जी ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई विदेशी भारत में रिट फाइल कर सकता है? नहीं मैडम, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये जुरिडिक्शन विद इन हमारे इंडियन टेरिटरी का अंदर हो जाता है। जी जी जी, आर्टिकल 228 ए क्या कहता है? रिट और आर्टिकल 228 ए में क्या रिश्ता माना जाए, क्या होता है? मैडम ये 228 with the some state the testing laws passed by the states, I think that was repealed a long time back. जी, now that is not there. 228A of article Constitution of India is not there. जी जी, it is repealed long time back. अच्छा सर, क्या कोई कंपनी रिट फाइल कर सकती है? हाँ जी, कंपनी ऑल्सो एज ए लीगल एंटिटी वी कंसिडर, तो कंपनी भी बहुत कंपनी रिट फाइल कर सकता है। जी जी, तो कब रिट पिटीशन नॉन मेंटेनेबल हो जाता है? जब आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। जी जी, एंड मोस्टली ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होता है। तो मेंटेनेबल टाइम में भी जी जी कहिए हो जाता है। जी जी जी, जो मेंटेनेबिलिटी पिटीशन होती है वो क्या होती है, ये जानना चाहेंगे आपसे। मेंटेनेबिलिटी मतलब यही है, आपको वायलेट होना है, फर्स्ट कंडीशन है। जी जी, चलिए ठीक है विद्यासागर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को रिट के बारे में, और जाहिर तौर पर इससे जरूर फायदा पहुंचा होगा हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।